अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसको हम साइंस का जो चैप्टर है इसको हम पढ़ने लगे। तो अब बात क्या है कि किस किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है? एटम की। अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो कि एटम का ढांचा स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो एटम क्या चीज़ है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। कि कोई एलिमेंट जो है ना, उसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, ये उसे क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। तो भाई एलिमेंट फिर क्या चीज है कि अगर एलिमेंट का एक छोटा सा जो यूनिट है, यानी कि इस एलिमेंट का एक छोटा सा यूनिट जो है वो क्या है? एटम है। तो फिर बेसिकली एलिमेंट क्या चीज है? द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है ना, उनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि एक मैटर है, वो किस से कंपोज होगा? एलिमेंट से। और एलिमेंट जो है वो किससे कंपोज होगा? एटम से। यानी एटम से मिलकर आप कहें कि एलिमेंट बन गया, एलिमेंट से मैटर बन गया। जैसे दूसरा हमारे पास लाइक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन ये भी स्टडी करेंगे, व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर और सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये यानी कि इसको हम वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ये जो दरमियान में होता है ना हमारे पास पार्ट, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। और कौन सा होता है न्यूक्लियस? ये पॉजिटिव रीजन जो होता है इसका सेंटर में, एटम के सेंटर में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है यार? इसमें ना क्या होगा, दो चीजें मौजूद होती हैं। ये देखें जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जिन पर चार्ज क्या होता है? प्लस का। और दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है जिन पर चार्ज क्या होता है? नो चार्ज, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी एक चीज इन एटम में ये होगी, दूसरी ये होगी, और ये कहां पर एग्जिस्ट करेगी? ये कहां पर पाई जाएगी? ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी। एक और चीज भी होती है, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये वो रीजन है जहां पर आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये एरिया है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। ई होता है, नेगेटिव इन पर चार्ज होता है। यूं यानी कि ये इसके ऊपर सपोज हम 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं। वैसे आमतौर पर इसमें 18 आता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं। लेकिन होने के लिए यानी कि ये 80 इसमें रखे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है? इसमें नो चार्ज है। नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये न्यूक्लियस में नहीं है। अच्छा, ये क्या है? न्यूक्लियस में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं लिख सकता, इनको मैं अलग लिख लेता हूँ। यानी कि जो क्या है, ये जो शेल है ना, ये वाले जो शेल है, चाहे यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, इन तीनों में हमारे पास क्या पाया जाएगा? इन तीनों में हमारे पास क्या होगा? क्या होगा? यानी अब बेशक इन तीनों में से ये इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, सही आवाज आ गई समझ? यानी कि ये सारे यहाँ पर हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? इन ऑर्बिट को नहीं कहा जाता है और इन्हें शेल कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, कुछ हल्का सा बेसिक सा स्ट्रक्चर, यानी इसका समझ आ गया कि एटम जो है उसका दरमियान में एक डेंस पोर्शन होता है, हिस्सा होता है दरमियान में, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो इसमें यहाँ पाए जाते हैं सेंटर में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर पाए जाते हैं शेल में। तो एक चीज हमारे पास ये होगी। फिर हमने कहा, अभी क्या क्या कहा कि हम क्या पढ़ेंगे कि यार एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं। यार इलेक्ट्रिकली एटम इसलिए न्यूट्रल होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज number of proton number of proton that is positive charge is equal to number of
NEUTRON, ओ सॉरी न्यूट्रॉन तो नहीं होता, उसमें चार्ज क्यों देता, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, TRON इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उसको। तो इसलिए हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी एटम की हम बात करें, जैसे फर्ज के सोडियम है, तो सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही उसके प्रोटॉन है। जो मैस नंबर होते हैं और एक एटॉमिक नंबर होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर जो है ना क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमें एक और चीज भी बताता है। एटॉमिक नंबर आपने पूरा लिखना है, NUMB, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर, मैं तो जस्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर आल्सो टेल्स अस about number of electron, tells us about number of electron an atom has। कि यार ये हमें ये चीज, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें ये भी बताता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी ऐसा करें कि वीडियो को जरा पास करें, इसको ना कुछ और पॉइंट है मैंने लिखने, जगह कम है तो मैं उनको लिखूंगा। अच्छा, तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं रिलेटेड टू एटम। ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब जो हर एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने बताया हुआ, द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कि जो हर एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें जैसे लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह एलिमेंट कंटेन न्यूट्रल एटम्स, मतलब एलिमेंट जो होगा उसके अंदर जितने भी जैसे होंगे कोई एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे मतलब कोई उन पर जैसे ना वो बन जाती है आयनिक स्पीशीज, अब या चार्ज स्पीशीज बन जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज आएगा। लेटर ऑन हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज पता होना चाहिए कि एलिमेंट के अंदर न्यूट्रल एटम होते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं वो की पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड है। मेजर कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है, वो इक्वल होंगे नेगेटिवली चार्ज यानी पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। वो दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। द एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन also tells us how many electron the atom has। ये पहले भी लिखा था पॉइंट कि एटॉमिक नंबर हमें ये भी बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही वजह है कि हमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर ही होता है। ठीक है, तो इनको भी पॉइंट को बेशक आप उतारें। नेक्स्ट हम इसका मैथ नंबर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास है मैथ नंबर। अब देखो मैथ नंबर जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब ये जो होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को प्लस करने से हमारा क्या बनता है, मैथ नंबर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर फर्ज करें, हाँ मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन की हम बात करें तो हमारे पास अगर उसका अगर हमें पास उसने आपकी बुक में दी हो, एटॉमिक नंबर उसने हमें दे दिया क्या है, 6 है। यानी एटॉमिक नंबर 6 से मुराद ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है तो अगर हमें दो चीज़ें पता है, यहाँ पे बता दो, उसने हमें दे दिया एटॉमिक कार्बन के, हाँ एटॉमिक नंबर मैथ नंबर दे दिया। क्या दे दिया, मैथ नंबर। मैथ नंबर उसने हमें कितना दे दिया, कह रहा है जी 12 है। और एटॉमिक नंबर उसने हमें दे दिया
एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है जी, 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6 है। एटॉमिक नंबर से मुराद है अच्छा, मैथ का मतलब है कि इसमें हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन है। अब आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं। इसी में अगर मैं बताऊं आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, 6 होंगे। क्यों? कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने क्या निकालना है, मैस उसने हमें कितना दे दिया, मैस नंबर उसने हमें दे दिया 12। अगर मैं यहाँ लिख दूँ जी 12 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने हमें कितने दे दिए, जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनफैक्ट हमने निकाले, NEUTRON, न्यूट्रॉन निकाले। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। मैस नंबर आपको दे दिए गए जो कि कितने 12 है। मैं अगर यहाँ लिख दूँ 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो उसने दे दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 6 है, 6 है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें हमारे पास कोई, ये तो कार्बन का है ना, हम कोई और ले लेते हैं, 2 मिनट इनको भी रेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, सपोज 17 है। मैंने जस्ट अपने पास से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो कहता है कि यार 9 जो है ना, इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 9 है। अगर मैस नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि 17 में से 9 निकाल दें तो 8 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 8 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 9 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 9 ही होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास अगर मैस नंबर हमने फाइंड करना है, अब देखो मैस नंबर का फार्मूला क्या होता है, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इधर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 8 है। तो जब 9 और 18 कितना होता है, दिस इंप्लाइज दैट 17। तो आ गया ना मैस नंबर 17 आ गया, ये नहीं आ गया। तो देखें ये फार्मूला, अगर आप ये 2-3 फार्मूलाज आप याद रखते हैं, अगर फर्ज किया कि हम इसी में से हम क्या करते हैं, नंबर प्रोटॉन निकालना चाहें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पुट करेंगे, मैस नंबर, जो कि इसका मैस नंबर हमने निकाला है 17 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 17। उसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये देखिए मैंने निकाले हुए, ये है न्यूट्रॉन, 9 निकाल दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, एक सेकेंड, सॉरी ये 8 है ना, 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो पीछे कितने बचेगा, 9। क्यों, मैस नंबर क्या है, मैं ये देखिए मैस नंबर मेरा 17 आया, 17 में से मैंने क्या करने, मैस नंबर है ना, मैस नंबर से मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने अभी निकाले थे 8, 8 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ जो मैस नंबर होता है वो नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 9 और 8 17 बन गया जी, नहीं बन गया। तो अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये 3 फार्मूलाज अगर आप याद रखें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसी तरह अगर उसने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं तो आप मैस निकाल लेंगे। अगर वो कहता है कि मैं आपको मैस नंबर दे रहा हूं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दे रहा हूं, मुझे बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो मैस नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। या फिर वो यूं कहता है कि यार मैं आपको मैस नंबर दे देता हूँ और मैस नंबर के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता देता हूँ, आप मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, मतलब न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो मैस नंबर मेरे पास कितना है, 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 9 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। एक चीज इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने न्यूट्रॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देता है, यानी कि आपको
और मैस नंबर दे देते हैं, कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे थे, तो भाई जितने प्रोटॉन होंगे ना, याद रखना है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस जो टॉपिक है इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, वो किस तरह की है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो दो बंदे थे, एक का नाम बोर था और दूसरा रदरफोर्ड, गिव द थ्योरेटिकल मॉडल फॉर द एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन लेयर शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि ये दो लोग थे जिन्होंने एक आइडिया दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल हैं या लेयर्स नाम से दिया जाता है शेल, उनमें किस तरह इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट शेल होता है, पहला शेल यानी कि फर्स्ट शेल, उसको नाम दिया किसका, फर्स्ट शेल जो है वो क्या है, के है। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। जो सेकंड शेल है हमारे पास, उसका नाम क्या है, एल है। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो थर्ड शेल है उसको के एल एम है जैसा, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 आते हैं, लेकिन होता क्या है कि स्टेबल होने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 जो है ना वो करता है जी 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, ताकि उसका क्या हो जाए, शेल कंप्लीट हो जाए। आपकी बुक पर मैं आपको बता दूं, एम कैन होल्ड up to 18 electron, but it is stable at 8, but it is stable at बेशक इस तरह लिखें, स्टेबल यूं लिख लेते हैं, but stable at 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 वो ले सकता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पे आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि इस तरीके से इनको इलेक्ट्रॉन को तरतीब दिया गया है। अच्छा, इसमें एक फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल, यानी तीसरे शेल की अगर बात करता है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपके पास जो एन है वो आपके पास क्या है, 3 है। मतलब एन मीन नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल का नंबर है, तीसरा। तो उसके लिए आप फार्मूला लगाए, सिंपल सी बात है, लगाएं। मैं यहाँ पर ही आगे लिख लेता, यहाँ 2n स्केयर होता है। क्या होता है, 2n स्केयर। अगर 2n स्केयर होता है तो 2n स्केयर, n हमारे पास कितना है, 3 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 n की जगह 3 और इसका स्केयर, तो 3 का स्केयर 9 होता है, यानी 3 3 9, तो 9 2 18। तो यूं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देखें 18 लिखा हुआ। अगर दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड में, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का स्केयर 4 4 2 8। ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 8। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका नंबर ऑफ शेल और इसके बारे में। अब अगर थोड़ी सी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको कन्फिग्रेशन की बात हो रही है, अगर वो दे देता है कि भाई सोडियम है जिसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम है जिसमें हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम है जिसमें हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लेते हैं जैसे क्लोरीन है, उसमें हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह आपको दे देता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। अब इसमें ना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप डायग्राम की शक्ल में बना सकते हैं, दूसरा इस तरह अलग से भी बना सकते हैं, दोनों में बता देता हूँ। सोडियम की बात करूं तो हमेशा आपको क्या कहा गया कि पहले में कितने शेल आते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। तो सेकंड में कितने आ गए, 8, यानी ये के है, ये एल है। अब एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, भाई एम में तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 11 है, पहले में 2 आए, फिर दूसरे में 8, 10 और 1 11। इसी तरह इसमें बात करें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और 2 12। इसकी बात करें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 और 3 13। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 10 और 17 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब अगर देखें तो हमारे पास एक जो है ये है क्लोरीन की को अगर देखें, और इधर से अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जो कि अपने आप वो स्टेबल नहीं है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो अब देखें हम इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। पहले मैं इनका अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। पहले में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे में मेरे पास कितने होते हैं, 8 ही होंगे, लेकिन 18 होते हैं, लेकिन मैंने लिखा है कि बट स्टेबल एट 8, लेकिन मेरे पास कितने, 2 और 8 10, एक बच गया। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये क्या है, ये सोडियम है, ये क्या है, Na की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, देखें ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन की, Cl की बात, बल्कि पहले बना लेता हूं, Cl इधर नीचे लिख लेता हूं Cl। इसका ये देखें मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। पहले में जरा टेढ़ा सा बन गया, ये देखें मेरे पास इसका हो गया जी न्यूक्लियस। ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में कितने हैं जी, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई और इसका मॉडल बनाया गया, ये भी इसका मॉडल बनाया गया। अब अगर ये कौन सा Cl है भाई, Cl। अब ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देगा। अब होगा क्या, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। ये पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 2 8 और 1, अब हो गई है 2 8। जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये शेल भी खत्म हो गया, इसलिए 1 2 3 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं, 1 और 2 शेल हैं, यानी कि जो शेल M है इसका खत्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 10, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और 1 इलेक्ट्रॉन ये जो डॉट वाला है ये किसने दिया, इसको सोडियम ने दिया। तो अब इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले कितनी थी, 2 8 और 7 थी, अब हो गई है 2 8 और 8, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो होता है वो प्लस का आ जाता है, प्लस सिंपल प्लस लिख लें या +1 लिख लें, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का या -1 लिख दें। इस तरह हमारे पास क्योंकि सोडियम ये Na था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, +1 यानी प्लस है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। ये दोनों जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं तो NaCl बन जाता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो खत्म हो जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका एक प्रॉपर फार्मूला है। तो यूं यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ी है। इसी तरह एक आध में एक और कोई एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर सपोज के बल्कि 17 इलेक्ट्रॉन तक लिख ली ना, बहुत है। सपोज अगर आप 19 इलेक्ट्रॉन है, फर्ज किया कि हम अगर बात करें 19 इलेक्ट्रॉन की अगर कन्फिग्रेशन आपने करनी है, तो देखो पहले में 2, दूसरे में 8 10, तीसरे में 8 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हैं, 19, तो चौथे में क्या होगा, 1, 19 हो गया ना। 2 और 8 10, 10 और 18 और 1 19, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसे यानी कि पहला शेल इस तरह, यानी कि ये वाला शेल बनेगा, ये वाला और ये वाले 8 पूरे, और इसके एक बार और शेल बनेगा जिसमें आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन पुट कर देने, ऐसे। ये तो न्यूक्लियस हो गया ना, पहले में 2, दूसरे में 8। क्रॉस से जिस मर्जी को, ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई ज़्यादा वाला क्रॉस में होता है और कम वाला उसमें होता है, डॉट में होता है। जिस मर्जी को क्रॉस से और डॉट से कर दें, ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होता है, अदरवाइज कोई ऐसा बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है कि आप ऐसे बनाएं। तो अब देखो पहले में 2, दूसरे में 8 10 और एक 18, और ये देखो 19 हो गए। अब ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये ग्रुप किस में, ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाहर में एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या हो जाता है, जितने उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे
वो उसी ग्रुप से तल्लक रखेगा। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके ग्रुप में, ये पहले वाले ग्रुप से तल्लक रखता है, ये भी पहले वाले ग्रुप से, ये दूसरे वाले ग्रुप से तल्लक रखता है, ये तीसरे वाले से रखता है, ये सातवें से रखता है। क्यों कि बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है तो सातवें ग्रुप, 3 है तो तीसरे ग्रुप, 2 है तो दूसरे ग्रुप, 1 है तो एक ग्रुप। तो ये तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट थी वो हमने कर ली है। तो अभी पीरियोडिक टेबल का हम डिस्कस करेंगे। बेशक वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो अभी टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। यानी हमने क्या जो टॉपिक है हमारे पास द पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल जो है मैंने कुछ ड्रा किया है, कंप्लीट नहीं है। इसके 2 लास्ट में जो बॉटम में रोज थी वो मैंने नहीं बनाई, सिर्फ क्योंकि मेन चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल बना दिया। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो टॉपिक है। तो इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास ये देखें, इनको कहा जाता है, जैसे ये ना हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इस तरह ये जो है वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम इसको ग्रुप कहते हैं। यानी ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, इसी तरह यानी कि हमारे पास यूं ये सारे जितने भी हैं इनको ग्रुप का नाम दिया गया। जबकि जो हॉरिजॉन्टल मतलब यूं, जैसे ये एक पूरी एक लंबी सी एक लाइन है, इसी तरह ये है, जैसे ये फर्स्ट है जिसमें सिर्फ 2 हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 है जो शॉर्ट हैं, फिर जो आगे है वो ज़्यादा मतलब इनमें एलिमेंट्स है। तो अब ये है कि इनको एक तो तरतीब किस तरह से दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम को रखा गया है, बेरिलियम को इधर करके इसको इधर क्यों नहीं किया गया। एक तो हमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ऊपर नीचे एलिमेंट रखे गए हैं इनको किस तरह रखा गया और इस तरह फिर अगर और यूं जो तरतीब है ये कैसे हुई है। तो अब असल में होता ये है कि इनको इस तरह रखा गया है कि जो ग्रुप 1 है ना, अब ग्रुप 1 के जितने भी आपको एलिमेंट इसमें नज़र आएँगे, इनके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनको क्या किया गया है कि इस तरह रखा गया है। अब इन इन सब के बाहर 1-1 इलेक्ट्रॉन है, इनके सब बाहर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यानी जिसको अब इसके इनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन है, 4-4 इलेक्ट्रॉन है, यानी यूँ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी बेस पर इनको एक तो डिज़ाइन किया गया, इनको यानी कि अरेंज किया गया। जैसे क्वेश्चन है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑल बिहेव इन अ सिमिलर वे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि भाई अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एक ग्रुप में किसी ग्रुप के अगर फर्स्ट ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं इनका बिहेवियर सेम क्यों होगा। इसी तरह यानी हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, इनका बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसी तरह बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, इनका बिहेवियर सेम होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इन दोनों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनका आपस में ये जितनी भी हैं वो सेम होगा और इनका भी सेम होगा। अब उसकी वजह क्या है, उसका लॉजिक है। इसलिए कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है, यानी बाहर का जो शेल होता है जिसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो सेम होती है। ये जितने भी हैं इनके सबके बाहर एक-एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान सेम इसीलिए ये बिहेव करते हैं क्योंकि इनके बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। इसी तरह इस वाले का भी बिहेवियर सेम होगा क्योंकि इसके बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, उसके साथ जैसे ना हमारे पास ये जो पीरियड्स हैं, अब देखिए अगर पीरियड में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो है इसमें हाइड्रोजन है और लास्ट में हमारे पास हीलियम है। फिर देखिए हमारे पास ये दूसरे की बात करें, दूसरे पीरियड में ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवाँ, यानी कि यूँ जो हॉरिज़ॉन्टल रो है। इनमें एक चीज़ होती है कि जो पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जो और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी जो फर्स्ट जो होगा किसी भी एलिमेंट का, यानी कि जो पीरियड है, पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि जो लास्ट होगा किसी एक को पिक करें वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है इसे नोबल गैसेस कहा जाता है और इसमें ज़ीरो ग्रुप भी इसको कहते हैं क्योंकि ये नहीं ग्रुप 8 को हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। अभी हम ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे।
तो इसलिए इसे ज़ीरो कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं रिएक्टिव होता? इसलिए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो बाहर वाला शेल होता है वो कंप्लीट होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 2 होंगे, डुप्लेट कंप्लीट होगा, या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी के शेल में सबसे यानी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास हैं, तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। लेकिन ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए कि उसका वो शेल एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शेल है, जैसे फ़र्ज़ किया कि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो इस मैग्नीशियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और इस तीसरे में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2, 8, 10। मैं इसको भी समझाऊँगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह प्लेस किए जाते हैं। तो अब इसका जो बाहर वाला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हीलियम की बात की जाए, हीलियम में हमारे पास कितने हैं जी? एक शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो है ना, ये नॉन रिएक्टिव है। क्यों? ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका बाहर वाला शेल कंप्लीट है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्यों नहीं ये क्यों रिएक्टिव है? और ये क्यों नहीं स्टेबल? और इसकी तरह ये क्यों नॉन रिएक्टिव नहीं है? ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। इसलिए क्योंकि इसका तो पहला शेल होता है, हमेशा फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका शेल ही पहला है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका तो जो शेल एक ही शेल है और वो फिल है, और कोई इलेक्ट्रॉन की तादाद इसको रिक्वायर्ड नहीं है। ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना लेगा, ये स्टेबल होगा। जबकि इस वाले केस में यहाँ 2 हैं, लेकिन इसके अंदर वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ये वाले 2 शेल 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज़ कर देगा, और वो जो शेल होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और अंदर वाला जो शेल रह जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक हो गया जी। तो अब एक चीज़ तो हमने बता दी कि पहले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब 0 ग्रुप कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या 2, वो रिएक्टिव नहीं होता। तो जैसे-जैसे ये पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 है तो आगे 4 हो गए, 11 है तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 19 है तो उधर 20 हो गए, 21, 22, 23 इस तरह। यानी पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं, तो जो एटम होता है उसका साइज़ छोटा होता जाता है। अब उसकी रीज़न क्यों है? कि लेकिन तब याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और उसका शेल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब शेल सेम ही है। अब इसमें इन सब में नंबर ऑफ शेल्स की तादाद सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इनका साइज़ छोटा होता जाता है। क्यों? कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस उनको इतनी ही फ़ोर्स लगाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो आप यही समझिए कि एक ऐसी कोई चीज़ है, जिसको जितनी ज़्यादा फ़ोर्स लगती है, वो उतनी छोटी होती जाती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, वो इनर फ़ोर्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और उसके नतीजे में एटम इतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। तो जब इस तरफ आप जाते हैं, तो नंबर जो आपका एटॉमिक रेडियस है, वो क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। जबकि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, उसकी वजह ये है कि अब इधर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो रेडियस कम हो रहा है, इधर बढ़ रहे हैं तो मतलब उसका साइज़ क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, मतलब छोटा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब नीचे डाउन द ग्रुप आप आते हैं, तो शेल इज़ाफ़ी बीच में आ जाता है। इसमें शेल चेंज नहीं होता, जबकि डाउन द ग्रुप आओगे तो शेल इज़ाफ़ी होते जाएँगे। जब शेल बढ़ेगा तो साइज़ उसका छोटा होगा। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ किया, हम बात करें सोडियम की, Na की, तो Na में हमारे पास क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होगी। यानी कि ये आपके पास शेल K है, ये L है, और ये M है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 19 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 8, 10, इसमें 8 और एक और KLM N में, यानी कि हमारे पास कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन, दो देखो, 10, 18 और 19। तो अब इधर देखें कि यहाँ पर एक शेल, इसमें भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसका साइज़ ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें शेल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 शेल हो गए। जबकि इसमें शेल क्या है? सेम है। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन का इज़ाफ़ा हो गया, ठीक है? अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, सोडियम था, मैग्नीशियम था और एल्युमिनियम था। तो अब जब हम इस यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तो तादाद बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास शेल 3 ही है, यानी इधर भी KLM है, KLM है, जबकि इस वाले केस में डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं,
डाउन द ग्रुप, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, शेल, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेल भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के साथ जब शेल बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। शेल बढ़ने की वजह से उसका साइज बढ़ेगा। जबकि जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे पीरियड में, तो लेफ्ट से राइट पीरियड की तरफ मूव करने से आपका जो एलिमेंट होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि शेल तो सेम है, ये देखिए शेल सेम है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा और शेल चेंज नहीं होगा तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक जो यानी इसका जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है। तो एक तो चीज़ हमने ये पढ़ ली, और एक क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप में, उनका जो बिहेवियर होता है वो सेम क्यों होता है केमिकल रिएक्शन में। तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जब इसलिए क्योंकि उनके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है ड्यू टू number of same electron in the outermost shell, the elements have similar properties or a similar behavior during a chemical reaction। तो अब ये लिख सकते हो। तो इसके साथ हमने आगे जो है ग्रुप है जो हमारे पास, हमने कुछ क्वेश्चन है उनको हम एक साथ ही लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन में। यहाँ पे ग्रुप को जो है उसको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन को भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट ग्रुप जो है 6 टोटल 8 जो ग्रुप है, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर 7 और 8 दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो ग्रुप 1 है ना, अल्कली मेटल्स हैं, वो वेरी रिएक्टिव हैं, हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये जितने भी हैं, इन सारों को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। और आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि व्हाई अल्कली मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। इसलिए अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे वांट टू लूज इट एंड वांट टू बी मोर स्टेबल, यानी अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या होता है, जो बाहर वाला इनका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर देती हैं, लूज करेंगी, जिससे वो अपने आप को स्टेबल कर लेंगी। दूसरा जो होता है इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम में हमारे पास क्या है जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले बताया 2 8 और 1 है। इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो उसमें हमारे पास 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों अपने आप को स्टेबल करेंगे। अब ये क्या करेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये इसको दे देगा। जब दे देगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन खत्म होने की वजह से इसका शेल भी खत्म हो जाएगा, और इसमें 2 और 8 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, जिससे ये जो सोडियम है Na+ बन जाएगा, और ये अपने आप को स्टेबल बना देगा। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसको देगा तो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 7 और ये वाला 1 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इसलिए इसको जो लेने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए रिएक्टिव होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इनके बाहर वाले शेल में होता है। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें कहा जाता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस लोअर डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे हम जो लोअर डाउन द इस वाले ग्रुप की बात करें, लोअर डाउन द ग्रुप हम जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी उनका जो रिएक्टिविटी का है लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इनके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये होता है कि ग्रुप नंबर आपको ये भी बता देता है कि इसके बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप देखें ये ग्रुप 8 है, इसकी बात करें है, जैसे हाइड्रोजन है, नियॉन है, इनके बाहर जो है इसमें तो 2 है ना, इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी सबके बाहर वाले शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप नंबर जो है वो मेनली आपको ये भी बताता है कि उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये ग्रुप 2 है तो इन सारों के बाहर में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तीसरा ग्रुप जो होता है अच्छा जी, टॉप ऑफ द ग्रुप जो है नॉन मेटल है, यानी ग्रुप का जो ग्रुप 3 है उसके जो टॉप पे हैं, जैसे ये है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। फिर नीचे जो है ना मेटल हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर एक लाइन है लगी हुई है, देखिए तो मैंने ग्रीन सी एक लाइन लगाई थी यहाँ पर, मैं ऐसा कर दूँ कि रेड मार्क से और थोड़ा डार्क कर दूँ। ये जो होता है ना, ये यहाँ यानी कि ये क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल को, ये एक जिग-जैग लाइन होती है जो क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल को आपस में क्या करती है,
अलग करती है। तो ग्रुप 3 में कह रहा है कि टॉप ऑफ द ग्रुप आर नॉन मेटल्स, यानी ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, ऐसे ऐसे यानी ये क्या है, नॉन मेटल है। और लोअर डाउन दी एलिमेंट्स आर मेटल, अगर इसके 3 में आ जाए, नीचे आ जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, मेटल आ जाएंगी। ग्रुप 3 में दो चीजें आपने याद रखनी है कि टॉप में आपके पास नॉन मेटल है, लोअर डाउन द ग्रुप जो होगा, लोअर डाउन द एलिमेंट्स आर मेटेलिक, हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इनके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी हम पिक कर लेते हैं, जैसे फर्ज के मैं एल्युमिनियम की लिखना चाहूँ तो Al मेरे पास 13 है, तो इसका मतलब है पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में हमारे पास कितने बच जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पहले में 2 और पीछे टोटल 5 है, तो दूसरे वाले शेल में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इनमें किसी को भी आप पिक करें तो इनके सारों के बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4 की बात करें तो इसे कार्बन फैमिली कहा जाता है, नाउन एज कार्बन फैमिली, हैव 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चौथा ग्रुप है, इसके बाहर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, अब देखें कार्बन में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में 2, तो टोटल 6 से 2 पहले में फिल कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 4। तो इसी तरह अगर यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं हमारे पास 14, तो देखो पहले में 2 2, दूसरे में 8, 10 और लास्ट में 4, 14। तो यूं हमारे पास ये जो ग्रुप है इसमें सारों के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 6 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, एट द टॉप नॉन मेटल, बिल्कुल जी ऐसा ही है कि इसमें देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, नीचे मेटेलिक आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था जिग जैग में, ऐसे वाली लाइन जो ये वाली है, ये क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए जिग जैग लाइन लगाई जाती है। मतलब ये आपके नॉन मेटल हो गए और नीचे आपके मेटल हो गए। तो एट द टॉप नॉन मेटल है, लोअर डाउन आर मेटेलिक एलिमेंट, यानी नीचे जो है आपके नॉन मेटल है। ग्रुप 5 की बात करें तो इसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है जी। इसकी बात है, यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन, इससे कार्बन क्यों कहा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और इसको अगले को ऑक्सीजन और सल्फर फैमिली भी कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली है, हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पांचवा ग्रुप है तो 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, मैं जरा इस करके थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कोई भी हम एक पिक करें, जैसे हमारे पास क्या है, ये है नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 थे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, पीछे कितने बचे, 5। तो ये देखें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस किधर गए जी, एलिमेंट्स गेट मोर मेटेलिक लोअर डाउन द ग्रुप, कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोअर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके पास, इसकी बात करें तो ये वाला तो नॉन मेटल होगा, इसके नीचे जो है मोर मेटेलिक, ये जितने ज्यादा नीचे जाएंगे तो मेटल क्या होते जाएंगे, यानी मेटल आते जाएंगे। ग्रुप 6 की बात करें तो इसे सल्फर और ऑक्सीजन और सल्फर फैमिली का नाम दिया जाता है। क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाउन एज सल्फर फैमिली, दैट इज द ग्रुप 6 ए, उसको सल्फर फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। हैव 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहर में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, जैसे फर्ज के मैं ऑक्सीजन को पिक करूं, जैसे ऑक्सीजन है तो इसमें मेरे पास कितने 8 है, तो पहले में कितने हो गए 2, तो इसमें कितने होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। और मेनली नॉन मेटल्स हमारे पास ज्यादा, यानी कि अगर इसकी बात करें, हमारे पास किसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में ये देखिए कि मेनली नॉन मेटल, ये देखो ज्यादातर नॉन मेटल है, लेकिन डाउन अगर हम बात करें विद मेटेलिक एलिमेंट्स लोअर डाउन द ग्रुप, कि भाई जब ग्रुप 6 है, जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्या है, टॉप पे मेटल है और नीचे हमारे पास क्या आ जाती है, टॉप पे नॉन मेटल है, लोअर डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेटल आ जाती हैं विद मेटेलिक एलिमेंट्स लोअर डाउन द ग्रुप, यानी कि लोअर डाउन द ग्रुप मेटल होंगे, उसके ऊपर जो है हमारे पास क्या है, मेटल्स है। अच्छा, इसके ये हमारे पास 6 हो गए हैं, वीडियो को पास करके जो उतार लेना, इसी के साथ हम ना 2 ग्रुप रह गए उनको डिस्कस करें और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट ग्रुप 7 की बात करें तो ग्रुप 7 जो है इसे क्या कहा जाता है, इनकी बात कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है हेलोजेंस। जो हेलोजेंस होते हैं इनके बाहर में जो होता है ना हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, जैसे हम कोई भी फ्लोरीन की बात करें या क्लोरीन की बात करें तो हमारे पास एफ की बात करें तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे 9 में से 2 गए, पीछे 7। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें उसमें हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 10 होते हैं, और 17 में से 10 निकाल दें तो पीछे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है कि ये इन्हें जो 7 वाले इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है।
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एम्प्टी स्पेस होती है। 1 एम्प्टी स्पेस का मतलब ये होता है कि इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, इसलिए 1 एम्प्टी स्पेस का ये मतलब है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं क्योंकि ग्रुप 1 की तरह, क्योंकि वो उनसे वो अपनी जो 1 एम्प्टी स्पेस होती है उसको फिल करते हैं। मोस्टली होता ये है कि जो हमारे पास ग्रुप 1 है वो ग्रुप 7 के साथ क्या कराते हैं कि रिएक्शन होते हैं, क्यों कि वो नॉन मेटल्स हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स मोस्टली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाइल नॉन मेटल्स मोस्टली गेन देयर इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इनको इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो इलेक्ट्रॉन देकर ये स्टेबल होते हैं, जबकि उनको ग्रुप 7 वालों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन इनको इनके पास फालतू है, उनके पास एक कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो ले लेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मेरे पास सोडियम है, Na है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़रा ऐसे करते हैं, ज़्यादा जगह पे बनाते हैं ताकि थोड़ा क्लियर सी साफ सी पिक्चर आए। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसी के बीच में ज़रा जगह अवेलेबल है। हमारे पास जैसे हम सोडियम की बात करें तो उसमें हमारे पास ये सोडियम Na है। Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको बताया था 2, 8, 10 और 11। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए और ये इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हम, और बाहर वाले शेल में इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में हमारे पास कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका ये हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7 होगी। ये न्यूक्लियस हो गया जो कि प्लस होता है। इसके इस वाले शेल में हमारे पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले शेल में 8 हो गए। तो 2 और 8 देखें, इनमें क्रॉस में इसलिए ज़ाहिर कर रहा हूँ दोनों को ताकि फ़र्क नज़र आए, ये डॉट है और ये क्रॉस है। और लास्ट वाला जो शेल है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 6 ये हो गए और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है जो कि ये क्लोरीन 7वें ग्रुप से बिलॉन्ग कर रहा है। इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि इसके पास हमारे पास क्या है कि जो पहले ग्रुप से बिलॉन्ग कर रहा है इसके पास एक शेल है। बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो ये अगर डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब ये क्या करेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 8 हो जाएगी। और क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का। तो अब क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 और 8 आएगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, साथ ही इसका शेल भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मैं भी मिटाता हूँ। तो इस तरह इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 और 8 रह जाएंगे, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। अब क्लोरीन ने क्योंकि दे दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज प्लस का आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव, जो लेते हैं नेगेटिव। तो क्या हो गया कि भाई एक एम्प्टी स्पेस होती है, जो जैसा कि यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस थी, जो इससे एक शेल इलेक्ट्रॉन लेकर इसने अपना फिल कर लिया। कलर्ड गैसेस होती हैं, यानी ये इनका कोई ना कोई कलर होता है, वेरी पॉइजनस होती हैं, बहुत जहरीली गैसेस होती हैं। टॉप ऑफ द ग्रुप आर वेरी रिएक्टिव देन दोज एट द बॉटम। अब जो टॉप पे होते हैं ना वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, निस्बत नीचे जैसे ही जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी मतलब उस तरह नहीं रहेगी जो टॉप पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रुप 7, जिन्हें ग्रुप 0 भी कहा जाता है। इन्हें ग्रुप 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो बाहर वाला शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, ना तो किसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ले देते हैं किसी को, ना ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं। इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ग्रुप 8A एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ग्रुप 8A elements are called noble gases because their outermost shell is completely filled, they do not react with any other element, इसलिए उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। और नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई ग्रुप 8A आर नॉन रिएक्टिव, इसलिए बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ना लेंगे। आउटरमोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फुल, यानी आगे मैंने लिख भी दिया कि इनका जो बाहर वाला शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंप्लीटली फिल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप
8A का पहला एलिमेंट है वो हीलियम है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए वो नहीं करेगा रिएक्ट। बाकी नीचे जो होते हैं उन सारों के पास कितने होंगे, जिनके नीचे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो अपने आप को स्टेबल कंसीडर होंगे, ना तो वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही मतलब ना देगा इलेक्ट्रॉन ना लेगा। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी, हमने पढ़ ली हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मतलब रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, तो इनके कुछ 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे कुछ क्वेश्चन है उनको भी लिख कर एक्सप्लेन करूंगा। पहला है व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उन्हें अल्कली मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, कि भाई इन्हें अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्योंकि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, कि जो पहले ग्रुप है उसके जो ऑक्साइड की शक्ल हो या हाइड्रोक्साइड की शक्ल हो, फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद वाटर, कि भाई इनको जब आप वाटर के साथ ट्रीट कराओगे पहले ग्रुप के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को, यानी कि क्या होता है जब किया जाता है क्या कह रहे हूँ, बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे कब, जब पानी के साथ ट्रीट किया जाएगा, कि उसके पहले ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को जब पानी के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। कब बनेगा, जब उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को किसके साथ ट्रीट करोगे, इनको ट्रीट किया जाएगा ट्रीटिंग विद वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तो उसके नतीजे में जो सॉल्यूशन बनेगा वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, और therefore the solution becomes basic or alkaline due to the formation of हाइड्रोक्साइड आयन, कि भाई इसके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की वजह से ये क्या हो जाता है, बिकम्स बेसिक या अल्कलाइन। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है मेटल ग्रुप 1 को। वाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ऊपर वाले अल्कली है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्यों कहा जाता है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कह रहे हैं कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है बिकॉज क्योंकि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, जैसे इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाते हैं सोल्यूशन, और इसके क्या हो जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी किधर गया जी, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अल्कलाइन इन नेचर होंगे, एंड आर दीज मेटल्स ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और ये क्या होता है कि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो ट्रीटिंग विद वाटर की बात हो रही है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, यानी जमीन की जो सरफेस हार्ड होती है ना, कह रहे हैं कि उसमें पाए जाते हैं। ये 2 हो गए हैं, अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है व्हाई हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, कि हैलोजेंस क्यों रिएक्टिव होते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज देयर एटम हैव वन एम्प्टी स्पेस इन देयर आउटर शेल, ये इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके सारों के बाहर में, यानी ग्रुप 7 जो होता है ना उसको उनको हैलोजेंस कहा जाता है, क्योंकि उनके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ताकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो शेल है वो कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। आमतौर पर जो ग्रुप 1 होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 7 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 7 वाले नॉन मेटल्स हैं, जबकि ग्रुप 1 वाले मेटल्स हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल लेते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 और 7 का इसलिए बनता है कि ग्रुप 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ग्रुप 7 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप 7 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे वो उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 7 वाले का। और इस तरह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ग्रुप 1 वाले के पास, उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाने से उसका शेल रिमूव हो जाता है और वो भी स्टेबल हो जाते हैं। तो दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए ग्रुप 1 वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, ग्रुप 7 वाले लेंगे, और ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाई नोबल गैसेज, या इस तरह भी पूछा जा सकता है वाई ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, कि नोबल गैसेज या 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ग्रुप 7 लिखा था, नोबल गैसेज आर वेरी रिएक्टिव, नोबल गैसेज आर
वेरी रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स आर कंप्लीटली फुल। कि जो नोबल गैसेस या इनको इसलिए भी कहा जाता है और ये रिएक्टिव नहीं करती और ये जीरो ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनका जो बाहर वाला शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है। जैसे हीलियम है उसके पास एक ही शेल है और उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसके पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन वाले जिसके होते हैं उससे ऑक्टेट डुप्लेट कहा जाता है। जब डुप्लेट उसका कंप्लीट है तो उसको आगे ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो स्टेबल है। बाकी सारों के पास बाहर का जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। किसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट शेल कहा जाता है, यानी कि ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट रूल उस पर अप्लाई होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो वो इसलिए स्टेबल होते हैं। तो ग्लोबल गैसेस इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनका बाहर वाला शेल कंप्लीटली फिल होता है, वो स्टेबल होती हैं, ना उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ना उनको कोई इलेक्ट्रॉन कोई उनके पास फालतू होता है। वाई हीलियम इज यूज टू फिल बैलून्स, कि गुब्बारों में जो हीलियम है वो क्यों फिल की जाती है? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, इसलिए क्योंकि जो हीलियम है वो एयर से उसका वजन कम है इसलिए एयर उसे ऊपर उठा लेती है और वो लाइटर है, इसलिए उसको फिल किया जाता है। वाई हाइड्रोजन इज आउटसाइड द मेन टेबल, बिकॉज इट डज नॉट फिट इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही शेल है और इलेक्ट्रॉन भी एक है, वो किसी जगह फिट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ग्रुप वन के बिल्कुल ऊपर रखा गया, लेकिन ग्रुप वन से थोड़ा सा हटा के रखा गया। उसकी रीजन ये है कि ग्रुप वन में ना सारों के पास एक ही शेल है और उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो हाइड्रोजन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके नीचे जितने भी हैं उनके पास एक शेल नहीं है बल्कि ज्यादा शेल हैं, एक से ज्यादा शेल हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ मैच कर रहा है, अदरवाइज उनकी आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। वाई हाइड्रोजन इज आउटसाइड द मेन टेबल हो गया। वाई एलिमेंट्स विद फुल आउटर शेल आर वेरी अनरिएक्टिव, कि भाई जो जैसे ये वाले क्यों अनरिएक्टिव हैं, या ये क्वेश्चन उसी इन दोनों क्वेश्चन का मतलब कंसेप्ट एक ही है कि जिनका बाहर वाला शेल यानी कि एलिमेंट विद फुल आउटर शेल, कि बाहर वाले शेल में जब पूरे इलेक्ट्रॉन किसी के होते हैं तो वो रिएक्टिव क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन टेंड टू स्टे वेयर दे आर, इसलिए वो इतने ज़्यादा मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें, हमारा उनके पास वहाँ पर उनकी तादाद पूरी होती है, इसलिए वो अनरिएक्टिव होते हैं। विच एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, भाई कौन से एलिमेंट वेरी रिएक्टिव होते हैं? भाई ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। एक तो ये इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं और नीचे इसकी रीजन ये भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स विद वन इलेक्ट्रॉन और विद वन इलेक्ट्रॉन, किस ग्रुप की बात हो रही है? एलिमेंट्स विद वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो बाहर पहला वाला ग्रुप है ग्रुप 1, वो जो है रिएक्टिव होंगे। और विद स्पेस फॉर वन इलेक्ट्रॉन, या उनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा वो रिएक्टिव होंगे, या विद स्पेस फॉर वन इलेक्ट्रॉन, या उसके उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, स्पेस होगी, अवेलेबल होगी जिस जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, इन देयर आउटर शेल आर वेरी रिएक्टिव। वो क्या होते हैं? वेरी रिएक्टिव। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 और 7 आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज इन ग्रुप 1 वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द इज अवेलेबल इन द outermost shell, whereas in group 7 the outermost shell has 7 electron and it needs one more electron to complete its octet, its shell to become more stable. तो बस इतना सा जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने कहा दी, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे।